शुभ संध्या मित्रों, मैं विवेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। एक बार आप सभी का समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय में बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय को आप लोग बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। जो हमारी रणनीति है उस रणनीति पर आप कार्य भी कर रहे होंगे। अभी आप लोगों का दुर्खिम महोदय जी उनकी जो जन्म और मरण और उसके बीच में जो उनके सिद्धांत थे उस पर बहुत व्यापक स्तर पर चर्चा विमर्श हुई। हर एक टॉपिक पर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण करके चर्चाएं किए। और आप दुर्खिम महोदय से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, अगर आप उन प्रश्नों को ओपन करेंगे तो आपको सारे प्रश्न जो मैं टॉपिक आप लोगों से डिस्कशन किया हूं उन सभी से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए और बिल्कुल अच्छे तरीके से लग जाइए, मेहनत करिए। अब मैं किसी भी जो भी मेरे पेड बैच के स्टूडेंट हैं, ये आप लोगों को मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि मैं किसी को भी कॉल करके कोई भी थ्योरी पर आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ। और यदि आप उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाएंगे तो ये मान के चलिए कि पहली चीज़ तो मैं बेइज्जती तो करूँगा ही करूँगा, प्लस आपके गार्जियन से भी बात करूँगा। तो कार्य अब आप लोग प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। वो चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, मुर्गा मुर्गी बनने के लिए तैयार हो जाइए, कान उठक बैठक करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि आपको और विषय तैयार करे या न करे, लेकिन मेरा समाजशास्त्र पे आप लोगों को पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अगर आप इस पेपर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने लगेंगे तो और भी विषय बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। चलिए, तो अभी तक आप लोगों से थोड़ा बहुत चर्चा कर लेता हूँ। क्या खत्म कर चुका हूँ तो ये आप लोग जानते हैं, यूनिट फर्स्ट आप लोगों का खत्म हो चुका है। क्या? यूनिट फर्स्ट, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक क्या था? यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव। दूसरा, समाजशास्त्र का अन्य विषयों से संबंध। समाजशास्त्र का अन्य विषयों से संबंध, जैसे समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र से क्या संबंध है। इसी कारण देखिए यूपीएससी में एक अलग से टॉपिक आपको राजनीति एवं समाज दे दिया गया है, ठीक है। समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, इसी कारण देखिए यूपीएससी ने आप लोगों को कार्य एवं आर्थिकी जीवन एक अलग से यूनिट दिया है। आपका समाजशास्त्र का इतिहास से क्या संबंध, समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से क्या संबंध, समाजशास्त्र का मानवशास्त्र से। तो ये टॉपिक खत्म हो गया। ये टॉपिक तीसरा, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, इस पर अब आप लोगों से मैं, ये थिंकर खत्म हो जाए तो इसी पर आप लोगों से चर्चा विमर्श करूंगा। विषय क्षेत्र, ठीक है। और चौथा टॉपिक यहां पर समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध और सामान्य बोध। अब आप लोगों से मैं इसी टॉपिक पर, ये टॉपिक भी आपका खत्म हो चुका है। तो यूनिट फर्स्ट आप लोगों का तैयार हो चुका है। अब जो मटेरियल है वो पका पकाया आपको मिल चुका है। इन पर प्रश्न लिखो और मुझे भेजो। शिल्पी प्रकाशन का आप फर्स्ट यूपीएससी का आंसर पेपर ले लीजिए और साथ में जिस स्टेट का एग्जाम दे उसका भी, यूपी वाले यूपी पीएससी का ले ले और बिहार वाले बिहार पीएससी का, जिनको दोनों देना है दोनों ले ले, प्रश्न को सॉल्व करें। फिर उसके बाद आप लोगों को मैंने यूनिट फोर्थ स्टार्ट किया। अब आपके
बहुत जल्दी ही सब टॉपिक खत्म होंगे। यूनिट 4th मैंने स्टार्ट किया और यूनिट 4th में आप लोगों से मैंने कार्ल मार्क्स पर चर्चा किया। इनसे संबंधित जो भी थॉट थे आपको उन थॉट पर बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण करके आपके सामने रखा। अब ये मान के चलिए कि कार्ल मार्क्स से जो थ्योरी है उनसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं और आप लोगों को प्रश्नों को देखना प्रारंभ करिए। अब नहीं देखेंगे तो कब देखेंगे, है ना। तो प्रश्नों को सॉल्व करने से आत्मविश्वास मजबूत होता है और थोड़ा हमारे अंदर इस एग्जाम के प्रति जो लगाव है वो और मजबूत होता है। जब हम प्रश्नों को सॉल्व ही नहीं करेंगे तो हम कहां से बेहतर उत्तर लेखन कर पाएंगे और कहां से हम अपने कॉन्फिडेंस को और मजबूत कर पाएंगे। तो ये तो करना ही पड़ेगा आपको। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। अब कार्ल मार्क्स से आपको ऐतिहासिक भौतिकवाद पढ़ाया, प्रश्न पूछे गए हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पढ़ाऊंगा, उससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। आपको अलगाववाद एलिनेशन थ्योरी, उससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। आपका सामाजिक स्थिरीकरण जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है वो भी प्रश्न पूछा गया है। आपका वर्ग संघर्ष वो भी प्रश्न पूछा गया है। उत्पादन की विधा ये भी प्रश्न। मैं सिलेबस चर्चा कर रहा हूं दोस्तों, ये ना सोचिए कि मैंने पेपर को देखकर कॉन्सेप्ट बनाकर आपको बता रहा हूं। सिलेबस आपको पढ़ा रहा हूं और सिलेबस से बाहर एक भी प्रश्न न पूछा जाएगा। डायरेक्ट सिलेबस से प्रश्न आते हैं। दूसरा टॉपिक आपको मैक्स वेबर पर आप लोगों से मैंने विस्तार पर चर्चा किया। मैक्स वेबर, मैक्स वेबर मैक्स वेबर पर आप लोगों को बहुत व्यापक स्तर पर हर एक दृष्टिकोण पर आप लोगों से चर्चा किया। अब जैसे मैक्स वेबर पे आप लोगों को मैंने बहुत डिटेल में बताया कि सिंपल तरीके से इसमें आपका जो थ्योरी है, जैसे सामाजिक क्रिया, समाजशास्त्र की विषय वस्तु ये सामाजिक क्रिया बताते हैं, इसको मैंने अच्छे रूप से चर्चा किया। फिर उसके बाद आपको इनकी समाजशास्त्र की पद्धति जिसमें वष्टेहन, कारण बहुलवाद, मूल्य तटस्थता, आदर्श प्रारूप, इन पर चर्चा किया। फिर उसके बाद आपको इनके त्रिपक्षीय सिद्धांत जिसको सामाजिक स्तरीकरण का भी सिद्धांत कहते हैं उसको भी मैंने चर्चा किया। फिर अधिकारी तंत्र पर चर्चा किया, प्रोटेस्टेंट नीतिशास्त्र एवं पूंजीवाद की भावना पर आप लोगों से चर्चा किया और इनके जो शक्ति एवं सत्ता का सिद्धांत था उस पर भी आप लोगों से मैंने गहन रूप से विश्लेषण किया। अब इस पर प्रश्न लिखिए और ये टॉपिक मान के चलिए कि सभी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। आप प्रश्न उठाना, आपको प्रश्न खूब मिलेंगे। अब आपका इसमें हमने दुर्खिम स्टार्ट किया और दुर्खिम पर भी आप लोगों से मैंने विस्तार रूप से चर्चा किया और बहुत अच्छे तरीके से ये भी टॉपिक खत्म किया। इसमें जैसे वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या माना, सामाजिक क्रिया, लेकिन दुर्खिम महोदय ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक तथ्य माना। ओके, सामाजिक तथ्य माना। अब दुर्खिम साहब की एक इसमें एक थ्योरी हो गई, श्रम विभाजन दूसरी थ्योरी हो गई, तीसरी उनकी टोटेमवाद, धर्म का प्रारंभिक स्वरूप, उस पर भी मैंने चर्चा किया और चौथा टॉपिक आत्महत्या का सिद्धांत। तो दुर्खिम साहब भी आप लोगों से विदा ले लिए। अब मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करूंगा, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। जॉर्ज हर्बर्ट और आपके मीड, ठीक है। अब आपके जॉर्ज हर्बर्ट और मीड, ठीक है, ये अब आपकी टॉपिक स्टार्ट होगी। एक मिनट, ठीक है। अब हम
आप लोगों से ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जॉर्ज हर्बर्ट मीड, इनका जन्म कब हुआ? ठीक है, इनका बॉर्न हम लोगों को पता हो जाए कि इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जो जन्म हुआ वह आपका 27 फरवरी 1863 में। ठीक है, और इनकी जो डेथ है ये भी आपको पता होना चाहिए। इनकी डेथ, इनका जो देहांत है वह आपका 26 अप्रैल 1931। ठीक है, इनका बॉर्न और इनका डेथ। ठीक है, ये अब आप लोग याद कर लीजिए। तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड का जन्म कब हुआ? 27 फरवरी 1863 में। डेथ कब हुआ? 26 अप्रैल 1931 को। तो ये बताओ कि इस, अगर हम आपसे पूछा जाए कि ये किस सदी का दर्शन है, तो इसे हम कह सकते हैं ना कि यह जो दर्शन है 20वीं सदी का दर्शन है। कह सकते हैं कि नहीं? आप लोग कमेंट करो। इस दर्शन को 20वीं सदी का दर्शन का नाम दे सकते हैं? बिल्कुल, 20वीं सदी का दर्शन आपके जॉर्ज हर्बर्ट मीड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 20वीं सदी का दर्शन। ठीक है, अब इनका अब ये जो थे ये अमेरिकी समाजशास्त्री थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कौन से समाजशास्त्री थे? अमेरिकी समाजशास्त्री, अमेरिकी समाजशास्त्री थे। और साथ ही में ये एक मनोवैज्ञानिक भी थे। साथ में ये एक मनोवैज्ञानिक भी थे। ठीक है, साथ में ये एक मनोवैज्ञानिक भी। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिए कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड का जन्म 27 फरवरी 1863 में और डेथ जो हुआ 26 अप्रैल 1931 में। अब इस दर्शन को हम 20वीं सदी का दर्शन बोल सकते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे। ठीक है, अमेरिका के, और साथ ही ये एक मनोवैज्ञानिक भी थे। साथ में क्या थे? मनोवैज्ञानिक भी थे। ये मीड के संबंध में इतना आपको जानकारी होना चाहिए। इनका जो लालन पालन पोषण हुआ था वह एक, जो इनका लालन पालन पोषण हुआ, लालन पालन पोषण, वह प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म में हुआ। प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म में हुआ और एक मध्यम वर्गीय परिवार में, एक मध्यम वर्गीय परिवार में। ठीक है, आपके स्मरण में रहना चाहिए ये बातें, मध्यम वर्गीय परिवार में। ठीक है, ये स्मरण में आपको रहना चाहिए। तो इन सब चीजों को आपको भूलना नहीं है। ये एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे
और इनका जो लालन पोषण हुआ वो प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोग नोट कर लो। ठीक है, इतनी जानकारी आप लोग नोट कर लो, ये बहुत महत्वपूर्ण थिंकर हैं, इनसे भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। जो यूपीएससी के सिलेबस है उस सिलेबस में इनके जो टॉपिक दिए गए हैं वो टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि मीड से जो यूपीएससी ने सिलेबस में दिया है वो थ्योरी का नाम है आत्म एवं तादात्म्य। ये यूपीएससी ने अपने सिलेबस में दिया है। ठीक है, ये सिलेबस में दिया है। ठीक है, ये याद रखना, यूपीएससी ने अपने सिलेबस में मीड से संबंधित आत्म एवं तादात्म्य। पहले हम लोग इनके जीवन पर थोड़ा प्रकाश डाल ले, क्या इनके दर्शन हैं, तब जाकर चीजें और आसान होगी। तो मीड साहब का बॉर्न कब हुआ? 27 फरवरी 1863, डेथ 26 अप्रैल 1931। इस दर्शन को हम 20वीं सदी का दर्शन का रूप दिए। ये कहाँ के समाजशास्त्री थे? तो अमेरिकी, और प्लस ये एक मनोवैज्ञानिक भी थे। जो इनका लालन पालन पोषण हुआ वो प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म, ये बात याद रखना, और साथ ही मध्यम वर्गीय फैमिली में। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिए। चलिए आगे। मीड साहब मुख्य रूप से शिकागो विश्वविद्यालय से संबद्ध थे, जहां वे कई प्रतिष्ठित व्यवहारिक लोगों में से एक थे। लोगों में से एक थे। अर्थात कि मीर साहब का जन्म 27 फरवरी 1863 को आपके मीर साहब का जन्म होता है, और 26 अप्रैल 1931 को इनकी डेथ। इनके दर्शन को 20वीं सदी का दर्शन कहा जाता है। ये एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे। ठीक है, एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे और प्लस मनोवैज्ञानिक भी थे। इनके थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो लालन पालन पोषण हुआ वो प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म के मध्यम वर्गीय परिवार में। जो मीर साहब थे वो मुख्य रूप से, ये ध्यान रखना, शिकागो विश्वविद्यालय से संबंध थे, और जहां वे कई प्रतिष्ठित व्यवहारिक लोगों, मतलब कि ये शिकागो जो यूनिवर्सिटी थी वहां कई प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे, है ना। लेकिन उन प्रतिष्ठित लोगों में से मीड साहब भी एक थे। ये नहीं है कि ये छोटे मोटे कोई खिलाड़ी थे, बहुत बड़े खिलाड़ी थे। मीड साहब प्रतीकात्मक अंतः क्रियावाद से
मतलब सिंबॉलिक इंटरेक्शन, ठीक है। तो से संबद्ध थे। जो ये मीड साहब है, अभी इस पर हम प्रकाश डालेंगे। शब्द से कुछ आप अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास करें, कमेंट करें। शब्द से क्या आपको समझ में आ रहा है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ठीक है। शब्द से कुछ आप स्पष्ट करने का प्रयास करें। देखिए आपका जो एक जो थॉट है वह शब्दों को समझकर कितने अच्छे तरीके से बता सकते हैं, कोशिश करिए। तो मीड साहब जो थे वो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबद्ध रहे या संबंधित रहे, ठीक है। कुछ आप लोग स्पष्ट करिए कि आखिरकार ये क्या समझ में आ रहा है, जल्दी से बताएं। चलिए कोशिश करिए, बाकी हम बताएंगे। यद्यपि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द को हर्बर्ट ब्लूमर, ठीक है, कौन? हर्बर्ट ब्लूमर ने जन्म दिया। किसने जन्म दिया? हर्बर्ट ब्लूमर ने। लेकिन इस अवधारणा को मीड ने ही प्रतिपादित किया था। मीड ने ही प्रतिपादित किया था, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है? क्या क्या समझे अभी हम लोग? अभी हम लोग जान गए कि जो आपके मीड साहब हैं उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई। 20वीं दशक का इन्होंने दर्शन आपके सामने रखा। अमेरिकी समाजशास्त्री थे, बड़े ही मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के भी थे, और प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म में इनका लालन पालन पोषण हुआ है ना। बच्चा पैदा होता है तो किसी न किसी धर्म में लालन पालन पोषण होता है, तो वैसे इनका प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म में हुआ। और एक मध्यम वर्गीय परिवार, मतलब कि जो संघर्ष परिवार होते हैं उनसे। जो मीर साहब से थे वो शिकागो विश्वविद्यालय में जुड़े रहे, और वहाँ पर कई प्रतिष्ठित व्यवहारिक लोग थे। उनमें से एक मीर साहब भी माने जाते हैं। मीर साहब प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित रहे हैं, और यद्यपि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जो शब्द है उस शब्द को हर्बर्ट ब्लूमर ने जन्म दिया था, लेकिन इस अवधारणा को मीड ने ही प्रतिपादित किया था। मीड ने प्रतिपादित किया था। जो मीड साहब थे मीड साहब लिखने में बहुत सक्षम नहीं थे। आप ही लोग देखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छा लिखते नहीं है, उनको मज़ा नहीं आता। उनको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है लेकिन लिखने में उतना मज़ा नहीं आता है। बड़ा मतलब ऊब जाते हैं, बड़ा सुस्त हो जाते हैं। आप ही लोग में से कोई ना कोई होगा, है ना। जैसे आप तारे जमी मूवी देखे होंगे, उस लड़के को पढ़ने में इतना मज़ा नहीं आता था, लेकिन उसका आर्ट कला जो था वो बहुत उसकी रुचि थी। उसके जो सोच थे वो मतलब कि
हम सोच मतलब जो सोच था आम आदमी जितना सोच सकता उससे कई ज़्यादा आगे वह सोचता था, है ना। हर लोगों के अंदर अपनी कला है। तो मीर साहब लिखने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं थे, अतः उन्होंने स्वयं की कोई पुस्तक नहीं लिखी। कोई भी, परंतु उन्होंने समाज शास्त्र में कई अनुसंधान पत्र प्रकाशित किए। समझ रहे हैं? जो मीर साहब थे, लेखन शैली इनकी बड़ी अच्छी नहीं थी। तो जब अच्छी नहीं थी तो भाई जाहिर सी बात है कि जब हमारा लेखन शैली बहुत अच्छी नहीं होगी तो स्वयं की इन्होंने कोई पुस्तक नहीं निकाली। ठीक है, लिखने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं थे तो स्वयं की कोई पुस्तक नहीं लिखी, परंतु उन्होंने समाज शास्त्र में कई अनुसंधान पत्र प्रकाशित किए। किसमें? समाज शास्त्र में कई अनुसंधान पत्र इन्होंने प्रकाशित किए। एक ही पुस्तक जो उनके नाम से प्रकाशित हुई, पुस्तक जो उनके नाम से प्रकाशित हुई, वह उनके विद्यार्थियों द्वारा संकलित कक्षा में दिए गए उनके व्याख्यान पर आधारित थी। ठीक है, पहली चीज तो ये पता चल गया कि उनकी हैंडराइटिंग बड़ी गंदी थी, लिख पाते नहीं थे, तो स्वयं की कोई पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन समाजशास्त्र में कई अनुसंधान पत्र प्रकाशित किए। एक ही पुस्तक है ऐसा, अभी आपको उस पुस्तक से पर्दा उठाते हैं और उस पुस्तक पर लेके चलते हैं, और वह उनके नाम से प्रकाशित हुई। ये जो पुस्तक है, जैसे मैं लिखने में बड़ा गंदा इंसान हूँ, ठीक है, मैं लिख नहीं पाता हूँ, इस पर मत गौर करो, मैं लिख नहीं पाता हूँ, मान लो इस पे गौर ना करो, इसमें तो बहुत अच्छा लिख लिया है ना, कुछ ठीक ठाक राइटिंग है ना। चलिए, मुझे नहीं लगता इतनी अच्छी राइटिंग है, लेकिन बचपन में बड़ा लोग जैसे क्या होता है कि पहले लोग शायद आप लोगों के भी साथ घटित हुआ होगा, तो क्या होता था कि कोई मान लो कि घर में बाहरी व्यक्ति आया या मेहमान आए, तो बड़ा ये लोग अत्याचार करते हैं।
पढ़ाई पे जरूर प्रश्न पूछेंगे, क्या कर रहे हो, कॉपी लेके आओ। अब मान लो कि मात्रा पाई तो चलो ठीक है, मात्रा पाई में दिक्कत तो हो जाती थी, तो उसमें भी आपके टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, चेक नहीं करते हैं। अच्छा, राइटिंग अच्छी रहे तो भाई साहब आपको बहुत पढ़ा लिखा समझेंगे। ये अब ये कॉन्सेप्ट सोचना मुझे लगता है कि गलत होता है। कुछ हर लोगों के अंदर अपनी एक क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी पर कार्य करना चाहिए। और किताबी कीड़ा से अच्छा है कि हमें सभी क्षेत्रों में ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है ना? तभी जाकर आज के दुनिया में हम खड़े हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो अगर राइटिंग अच्छी है तो समझ लो कि लड़का बहुत अच्छा है, मतलब पढ़ने लिखने वाला है। तो मेरी राइटिंग अच्छी थी, तो बड़ा प्रशंसा, बहुत अच्छा ऐसा लग रहा है जैसे क्लास 8 9th में थे, तो लोग कहते थे कि ऐसा लग रहा है जैसे टाइपिंग किया हो, अमाउ खूब टे के ऐसे लिखते थे। खूब मतलब कि जीभ निकाल के खूब, मतलब कि और उसमें क्या रहता था कि बड़ा कलम को बड़ा टाइट पकड़ते थे, है ना? फिर धीरे धीरे आदत ये छूटी, धीरे धीरे फास्ट, जब यूनिवर्सिटी में आए तो फास्ट, एकदम फास्ट। तो ये चीज़ें, तो ऐसे दुर्खिम साहब भी थे। अब जैसे मैं मान लो कि पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है? आपको लेक्चर दे रहा हूँ। अब आप मतलब कि लिखने में बड़े सक्षम हैं, अब आप बड़े तेज़ से लिख रहे हैं, खूब अच्छे से, और वही जो वो जो मैं व्याख्यान लेक्चर दे रहा था, उसको आपने लिखा और उसको प्रकाशित करवा दिया। तो वह उनके विद्यार्थियों द्वारा संकलित कक्षा में उनके व्याख्यान अर्थात के लेक्चर पर आधारित थी। पुस्तक का शीर्षक, ठीक, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, सोसाइटी, मन, स्व और समाज। ये जो था, जब मीर साहब मर गए तो उनके मरणोपरांत 1934 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है? तो लिख सकते हैं कि उनके छात्रों द्वारा उनके मरणोपरांत डेथ कब हुई थी? 26 अप्रैल 1931 में। अब उनकी डेथ हो गई, उनके छात्र उनके लेक्चर को आत्मसात किए हुए खूब लिखे हैं। तो उन्होंने, जब मीर साहब की डेथ हो गई तो उनके छात्रों ने 1934 में मन, स्व और समाज, मतलब माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी को प्रकाशित किया, को प्रकाशित किया। इसे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के सिद्धांत के आधार पर प्रतीकात्मक
अंतः क्रियावाद सिद्धांत के आधार पर, सिद्धांत के आधार के रूप में श्रेय दिया जाता है। समझ में आया? सभी लोग कमेंट करो, चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं? काफी कुछ चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं? कहीं पर कोई आप लोगों को समस्याएं आ रही हूं तो पुस्तक का शीर्षक जो लेक्चर देते थे, पढ़े लिखे इंसान थे, लेकिन क्या कहते हैं, पढ़े लिखे इंसान तो थे, लेकिन समस्याएं यह उनके साथ थी कि लिखना नहीं जानते थे। उनके छात्र उनके लेक्चर को सुनते थे, लिखते थे, और जब उनकी डेथ हो गई तो उनके छात्रों ने 1934 में मन, स्व और समाज के नाम से इस पुस्तक को प्रकाशित किया और इसे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत के आधार के रूप में श्रेय दिया जाता है। ठीक है, अब बार बार ये शब्द आ रहा है, इसका अर्थ भी जानना अत्यंत आवश्यक है, जरूरी है ना? तो चलिए, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अनुसार समाज का अस्तित्व मात्र समाज के सदस्यों के बीच उपस्थित अंतः संबंधों के कारण होता है। अंतः संबंधों के, हाँ हेलो, अभी मैं क्लास ही में हूँ। आप बेली हॉस्पिटल से थोड़ा आ जाइए, बस थोड़ा सा वेट करिए, मैं क्लास बहुत जल्दी एंड हो रहा है। हेलो, हाँ हेलो, हेलो, एक मिनट थोड़ा सा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए बस। हेलो, मैं कह रहा हूँ कि अभी क्लास में हूँ, आप वहीं पे रुके रहिए, बस हम आ जाएंगे अभी। ठीक ठीक है, आप 10 मिनट वेट करिए, 15 मिनट, बस क्लास ख़त्म कर रहे हैं। ठीक। चलिए, तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अनुसार समाज का अस्तित्व, जो आपका ये सोसाइटी है जिसको आप देखते हैं, ये समाज है। ठीक है, ये आपका क्या है? समाज है। ठीक है, ये आपका समाज है। अब ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्या सोच रहे हैं? इनका कहना है कि ये जो समाज आप देख रहे हो, इसका अस्तित्व है ना, जैसे मानव का अस्तित्व क्यों है, कैसे है, तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि ये जो समाज है,
समाज का अस्तित्व मात्र समाज के सदस्यों के बीच उपस्थित अंतः संबंधों के कारण होता है, संबंधों के कारण होता है। ठीक है, संबंधों के कारण होता है, मतलब कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अनुसार जो समाज है, जिस समाज को आप देख रहे हो, इस समाज का अस्तित्व, ये जो समाज है, ये समाज अपनी पहचान बनाए रखने में सफल है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि समाज के सदस्यों के बीच, इस समाज में कई मेंबर्स हैं, कई सदस्य हैं, और इन सदस्यों के बीच एक अंतः संबंध है, अंतः संबंध है, और इसी के कारण ये समाज जो है वह बचा हुआ है। ठीक है, आप जिस समाज में रहते हो उस समाज में आप एक एनालिसिस करो, विश्लेषण करो कि वो समाज में जो अंतः संबंध है उसी कारण समाज चल रहा है ना। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अनुसार समाज का अस्तित्व मात्र समाज के सदस्यों के बीच उपस्थित अंतः संबंधों के कारण होता है। आगे, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अनुसार क्रियावाद के अनुसार मनुष्य एवं समाज, मनुष्य एवं समाज दोनों का सह अस्तित्व होता है। मनुष्य समाज को प्रारूप प्रदान करता है, मनुष्य समाज को प्रारूप प्रदान करता है, एवं समाज मनुष्य को प्रारूप प्रदान करता है। तो ये हमको समझ में आया कि ये जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी हैं, ये समाज का अस्तित्व सिर्फ किससे के कारण समझ रहे हैं कि समाज अपने आप को बचाए रखा है, क्योंकि समाज के सदस्यों के बीच एक इंटर रिलेशन, अंतः संबंध, ऐसा कौन सोचता है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। इनका कहना है कि आगे ये कहते हैं कि मनुष्य एवं समाज, यहां पर मनुष्य, ये जो मनुष्य है और प्लस ये जो समाज है, ठीक है, और ये मानव, दोनों का सह अस्तित्व है, साथ साथ दोनों हैं और दोनों अपनी पहचान बनाए रखे। मनुष्य जो होता है, मनुष्य जो होता है वो समाज को प्रारूप प्रदान कर रहा है और समाज के कारण मनुष्य, है ना। तभी तो आप लोग आप लोग में से कई ऐसे होंगे जो अलग समाज से को प्रतिनिधित्व करते हैं, हम यहाँ प्रयागराज से प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रारूप प्रदान करते हैं, समाज मनुष्य को और मनुष्य समाज को। आगे, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद
मुख्यतः रूप से यह समझाने का प्रयास करता है कि किस प्रकार एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। अब आप ही अपने समाज में रह रहे हो, धीरे धीरे समाज में बड़े हो। अब धीरे धीरे जैसे बड़े होते हो तो आपका एक व्यक्तित्व विकसित होता है। तो ये जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी लोग हैं वो मुख्यतः यह समझाने का प्रयास करते किस प्रकार एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है ना, व्यक्तित्व का विकास होता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह भी समझाने का था समझाने का भी होता है कि किस प्रकार एक व्यक्ति का स्व अर्थात कि सेल्फ, मतलब अब देखिए इसका मुख्य उद्देश्य यह भी समझाने का भी है कि किस प्रकार एक व्यक्ति, ठीक है, ये ध्यान रखिए, एक व्यक्ति का स्व, या हम इसे कहें अथवा उस व्यक्ति का आत्म, उस व्यक्ति का आत्म, दोनों एक ही चीज है, व्यक्ति का आत्म, ठीक है, अर्थात कि सेल्फ, उसके पहचान अथवा तादात्म्य को जन्म देता है। ठीक है, समझिए, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद मुख्यतः रूप से यह समझाने का प्रयास करता है किस प्रकार एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। ये जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व का विकास होता है, और यह भी समझाने का है कि किस प्रकार एक व्यक्ति का, इस व्यक्ति का एक स्व है, उसका आत्म है, तो उसका स्व अथवा उस व्यक्ति का जो आत्म है, सेल्फ है, उसके पहचान अथवा तादात्म्य को जन्म देता है, अर्थात की पहचान को जन्म देता है। स्व मतलब आत्म। आगे इस पर डिटेल में चर्चा होगी। अभी आपको एक बता रहे हैं कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी क्या सोचते हैं। अब प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी के विषय में ये पता चल गया। अब कल के डेट में आपको प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी का एक एग्जैक्ट डिफिनीशन बता दूंगा ताकि आप उससे परिचित हो जाए। आज तक इतना जानिए, ठीक है। थोड़ा
आज मीड से आप परिचित हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। थोड़ा मुझे काम है एक्चुअली, मेरे मामी जी का देहांत हो गया है, तो मामी जी का डेथ हो गया है, तो उसके कारण थोड़ा मुझे जाना है। तो आप लोग ध्यान रखिए, अच्छे से मेहनत करिए और खूब आगे बढ़िए, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।